बनता है। दूसरा है प्राणमय कोश, जिसमें हमारा प्राण यानी कि ऑक्सीजन रहती है, जिससे हम जिंदा हैं। पल भर भी हम बिना ऑक्सीजन के या बिना प्राण के जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा 90% ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने में ही रहता है। सुबह से लेकर शाम तक पूरा संसार इसके ऊपर काम करता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बीमार है। तो फिर हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? भौतिक शरीर इंपॉर्टेंट है, लेकिन भौतिक शरीर में जो सॉफ्टनेस है वो भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा प्राण है, एक कोशिका के अंदर हम बहुत अच्छा खाना भर दें, लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो, प्राण ना हो, तो क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा। सोते सोते भी तो हमारा खाना नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा सारा शरीर का काम नॉर्मल एक बहुत ही साधारण तरीके से चलता है। तो भौतिक शरीर, फिर प्राणमय कोश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मनोमय कोश। मन करता है सुबह उठे नहीं उठे, खाना खाएं नहीं खाएं, ये खाएं नहीं खाएं, वो टोटल और टोटल मन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने मन को जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। हमारे विचार आते हैं, एक विचार आया और एक विचार के साथ साथ सब बट गया कि चलो ठीक है, अभी मैं पहुंची हूँ फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद नहीं, पता नहीं मैं स्टेज पे जाऊंगी, बैठूंगी, ये करूंगी। मतलब एक विचार से हम बहुत सारे विचार अपने मन के अंदर बना लेते हैं। ऐसा नहीं बनाना चाहिए। मन की सूक्ष्मता को जानना है। फिर आता है बुद्धि में। बुद्धि, मन जो कहता है वो डबल माइंडेड होता है, हमेशा ऊपर नीचे सोचता रहता है, सही क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, और उसके बाद बुद्धि हमारी उसको डिसाइड कर देती है। इंटेलेक्चुअल जो लेयर है वो डिसाइड करती है, सही हो तो सही और गलत हो तो गलत। और उसके बाद आता है स्पिरिचुअल लेयर। कभी कभी हमारे मन में किसी के प्रति बहुत दया उमड़ती है, कभी कभी किसी के लिए बहुत प्यार उमड़ता है, कभी कभी किसी के लिए बहुत दया, प्यार, सद्भावना उमड़ती है। वो होती है हमारी आत्मिक स्पिरिचुअल लेयर। जब तक हम इन पांचों लेयर्स को एक लाइन में नहीं रखेंगे, तब तक हम सही मायनों में हेल्दी नहीं रह सकते। फिजिकल लेयर ठीक है, फिजिकल लेयर में अच्छा खाओ, अच्छा पियो, सब कुछ करो, लेकिन अगर मन खुश नहीं है, बुद्धि सही से काम नहीं करती है, आत्मा अगर अंदर से आवाज देती है और अगर हम वो काम नहीं करते हैं, तो भी हमारा स्वास्थ्य में गड़बड़ हो जाता है। तो आज सबसे पहले भौतिक लेयर के ऊपर हम थोड़ी सी देर चर्चा करेंगे, 3-4 मिनट, जिसमें कि खाने के बारे में एक बहुत ही सूक्ष्मता, जैसे एक पौधा होता है ना, एक एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिए। जैसे पौधा होता है, हमने एक बीज बोया और बीज के बाद थोड़ा सा जब वो बढ़ना शुरू होता है तो उसका जड़ होता है और उसका स्टेम होता है। जैसे ही वो और बड़ा होता है तो उसकी ब्रांचेस होती हैं, और बड़ा होता है तो उसके पत्ते निकल आते हैं, और बड़ा होता है तो उसका फूल बन जाता है, फूल बनने के बाद और बड़ा होता है तो उसका फल बन जाता है, और फल बनने के बाद उसमें खुशबू भी आती है। सेम यही क्रिया हमारे शरीर में भी होती है। हड्डियां हम अपनी जड़ों के हिसाब से कर लेते हैं कि हमारे अगर अंदर मजबूती है, हमारा नर्वस सिस्टम इम्प्रूव है, तो हमारी समझ लो कि हम मजबूत हैं। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो उसका सूक्ष्म जो अंश है, सूक्ष्म अंश से ही वो हमारे रक्त में मिलता है। जैसा कि अभी बताया, मैं जब एंटर किया तो बता रहे थे कि खाने का क्या प्रोसेस है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है कि जब कोई भी खाना हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसका एक समय होता है कि वो कितनी देर में डाइजेस्ट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट 2.5 घंटे में
से लेकर 3 घंटे तक वो डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन खाओगे तो 3 घंटे से 3.5 घंटे तक। तो ये उसका एक नियम है कि जो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, और जैसे जैसे वो एब्जॉर्ब होगा तो वो सीधा लिवर के थ्रू हमारे हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें वो मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खाना अगर हमने सही खाया है, खाने को हमने उसके बाद हमने समय दिया है, तभी वो जाके एब्जॉर्ब होगा आंतों के अंदर। अभी मान लो हमने एक खाना खाया, बिस्किट और चाय ले लिया, और उसके सही आधे घंटे के बाद फिर एक बिस्किट और चाय ले लिया, तो क्या वो खाना लगेगा? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि खाने का अपना एक कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो, तो एक बिस्किट के भी पाचन की क्रिया का पूरा समय लेना है उसने। लेकिन हम कहते हैं नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, और ठीक है खाए चले जाओ, फिर बीमारियां, फिर ब्लॉकेजेस हो जाती हैं शरीर में। अगर कुछ भी बीमारी का नाम है तो वो है ब्लॉकेजेस, स्रोत अवरोध। कहीं पर भी अगर आपने कहीं रुकावट पैदा कर दी तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी धातुओं तक खाना नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि खाने को हम सही तरीके से खाएं। सुबह उठ के ही, जैसे दिनचर्या की जब शुरुआत होती है, तो हम सुबह उठने से लेके और शाम तक हम मनन करते रहते हैं कि ये खाना होना चाहिए, इसमें ये न्यूट्रिशन मिलता है, ये न्यूट्रिशन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप खाना कुछ भी खा रहे हो लेकिन उसको सही समय पे खा रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खाने में क्या है वो बात बाद में आती है। तो हमें अपने भौतिक शरीर के लिए, अन्नमय कोश के लिए, अपने खाने के बारे में सही सिस्टम से अपना खाना खाना है। उसके बाद जब हमारा भौतिक शरीर में, अब बात आती है मसालों की, जैसे कि अभी मैं ब्रोशर देख रही थी कि जो हमारे रसोई घर के मसाले होते हैं उसमें कुछ कुछ मसालों की मैं बीच में चर्चा कर देती हूँ कि जैसे कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें होता है हमारे गरम मसालों में, तो जीरे में, अजवाइन में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो हमारे मन में एक कंसेप्ट होता है कि दूध पिएंगे तो कैल्शियम मिलेगा, अदरवाइज कैल्शियम ही नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे गरम मसालों में वो सब चीजें उपलब्ध हैं जो चीजें आज हमें कैप्सूल के फॉर्म में मिलती हैं। गरम मसाले में हल्दी, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेजपत्र, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर एक पौधा है, उस पौधे के अंदर जो फूल है ना, वो उस खाने का जो नीचे से धरती में से जाता है उसका न्यूट्रिशन पौधे में, उसका सबसे सूक्ष्म और खूबसूरत अंश उस फूल के अंदर होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स और हमारे सॉफ्ट ग्लैंड्स होते हैं, सेम वही चीज है। इसीलिए हम व्रत में क्या करते हैं? व्रत में हम फ्रूट खाते हैं, क्योंकि फ्रूट में वो सारे पौधे का सार भाग और सूक्ष्म भाग मिलता है। इसीलिए हम बादाम खाना पसंद करते हैं और फ्रूट खाना पसंद करते हैं। अगर हमें अपने ब्रेन के अंदर ग्लैंड्स को न्यूट्रिशन देना है तो हमें फ्रूट से ही मिलता है, क्योंकि सेम भाग वो पौधे के अंदर होता है और सेम भाग वो हमारे शरीर के अंदर होता है। हमारे शरीर के अंदर जो धातुएं होती हैं, जैसे मैं अभी खाने का प्रोसेस बता रही हूँ, तो सबसे पहले आता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज। सेम सिस्टम ऐसे ही हमारे खाने का भी चलता है कि खाना बन गया, फिर उसका आहार रस बना, आहार रस के बाद वो रक्त में जाएगा, रक्त के बाद मांसपेशियों में जाएगा, मांसपेशियों से मेद में जाएगा, उसके बाद वो बोन में जाएगा, बोन के बाद बोन मैरो में जाएगा, और उसके बाद शुक्र धातु यानी कि हमारे जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उसमें जाएगा। अगर हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं और उसके बाद लास्ट में इम्यून सिस्टम जो हमारे स्किन के, त्वचा के ऊपर रहता है, जो त्वचा, इसका मतलब क्या हुआ? जो त्वचा के ऊपर पेरिफेरल सर्कुलेशन यानी कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म वाहिनियां हैं वो हमारे शरीर के ऊपर होती हैं। खाने का सबसे सूक्ष्म भाग हमारे त्वचा के ऊपर आता है, और त्वचा की बीमारियां इसीलिए देर से ठीक होती हैं क्योंकि हमारे खाने का सिस्टम सही नहीं होता। अगर खाने का सिस्टम ठीक है तो फिर हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें अपने खाने के ऊपर, और जो गरम मसाले हैं उसमें स्पेशली, जैसे मैं अभी बता रही थी
इसी तरह कैल्शियम जैसे जीरे में और अजवाइन में सबसे ज्यादा होता है। हल्दी हमें सबको पता ही है कि एक ऐसे नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। हल्दी का काम होता है किसी भी वेसल को खोल देना। उपटन पहले लगाते थे त्वचा के ऊपर, उपटन का काम करती थी कि हल्दी से खून साफ होता है, रंग निखरता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो हमारी सूक्ष्म वाहिनियां हैं उसके अंदर अगर उसको खोलना है तो उपटन बहुत अच्छा काम करता है, मालिश बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह दालचीनी है। दालचीनी के ऊपर एक ट्रायल में पढ़ रही थी कि इट इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल। किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, मान लो सिर के बाल हल्के से उड़ जाते हैं, हाथ के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लेग के ऊपर हो जाता है, कहीं भी बॉडी में हो जाता है, तो आप दालचीनी का लेप लगा के उस फंगल इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। दालचीनी के अंदर जादू है फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का। मैं गुड़गांव में सिविल हॉस्पिटल में पोस्टेड थी आज से 5-6 साल पहले, तो वहां पर बहुत नॉन वेजिटेरियन चलता था, तो बहुत तरह के पेशेंट आते थे, तो उसमें सबसे ज्यादा फंगल के पेशेंट बहुत आते थे। स्किन के ऊपर जैसे बाल उड़ गए, स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको हम जो डॉक्टर्स का हमारा ग्रुप था वो हम उसको दालचीनी और साथ में थोड़ा सा चंदन का लेप मिला के उसको लगाने के लिए देते थे, क्योंकि दालचीनी हल्का सा गर्म होता है, इसलिए उसमें हम चंदन मिला के देते थे एंड रोगी जो है वो ठीक हो जाता है। तो दालचीनी के अंदर वो गुण है। रेगुलरली अगर हम खाने में अपने गरम मसालों का प्रयोग, ज्यादा नहीं लेकिन गरम मसालों का प्रयोग करते हैं, तो हम काफी हद तक स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी गरम मसाले हैं उसमें वॉलेटाइल ऑयल होता है। वॉलेटाइल ऑयल का मतलब, एक छोटे से उदाहरण से मैं बताती हूँ। एक तो सिंपल पानी है, एक घिया का पानी है, एक संतरे का पानी है। पानी तो पानी है, लेकिन बहुत फर्क है उस पानी में। तो इसी तरह जो ऑयल है उसमें भी फर्क है। एक घी है और एक तेल है और एक वॉलेटाइल ऑयल है, वो भी तेल है। लौंग का तेल आपने सुना है ना, दालचीनी का तेल है, मुलेठी का है। तो ये सब गरम मसालों के तेल हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग जो उसमें पड़ा है उस फल में, वो सीधा हमारे ग्लैंड्स के ऊपर, हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म ओज भाग के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करता है। इसीलिए गरम मसालों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सब तिक्त और बहुत गरम होते हैं। तिक्त होता है, कटु होता है उसका रस, तो इसलिए हल्की सी अग्नि उसमें ज्यादा होती है। इसलिए मात्रा हमेशा गरम मसालों की कम रखनी चाहिए। इसी तरह सौंठ है। सौंठ जोड़ों का दर्द, रोज हम देखते हैं कि 80% लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को जोड़ों का दर्द रहता है। सौंठ इतना अच्छा काम करता है उसमें। अदरक नहीं, सौंठ, फर्क है दोनों में। अदरक ताजा भाग है और अदरक को जब सुखा देते हैं तो सौंठ बन जाता है, उसमें वॉलेटाइल ऑयल हो जाता है। अदरक में वॉलेटाइल ऑयल नहीं होता। तो खांसी जुकाम में तो अदरक का जो रस है वो हम कैसे देते हैं कि भी रस निकाला, उसमें शहद मिलाया और दे दिया। लेकिन सौंठ का अगर चूरन हम जोड़ों के दर्द के लिए उपयोग करते हैं, एक कैलेंडर अभी हमने इसी साल रिलीज किया है। ये इस कैलेंडर में हमने काफी कुछ लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप चाहें तो आप लिख के दे सकते हैं, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ही कैलेंडर मिल जाएगा। तो ये मैं अभी 40-50 लेकर भी आई हूँ, जिसमें कुछ मेन जो डिजीज है, जैसे ओस्टियोपोरोसिस है, कि जोड़ों के दर्द को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी दी हुई है। इसी तरह ये जो आशा बुक है, इसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। एक नया ब्रोशर मैंने लिखा है कि घर घर में स्वास्थ्य है। ये ब्रोशर भी आप, अभी डॉक्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बल्कि आधे घंटे के बाद वो दे दें इस ब्रोशर को। इस ब्रोशर में बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव है। ये ब्रोशर आपको जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं फिर वही बात आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नॉलेज और विजडम में बहुत फर्क है। एक सब्जी की विधि आप पढ़ सकते हो, सब्जी को बनाना जान सकते हो, लेकिन जब तक खुद नहीं बनाते आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इसलिए सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में निर्णय करना, खुद के बारे में डिटर्मिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे कुछ मसाले हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया।
इसमें एक हरड़ के बारे में मैंने वर्णन किया है। हरड़ आयुर्वेद में इसको अमृता बोला गया है। अगर आप डेली हरड़ लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। हरड़ के अंदर 5 रस होते हैं, मधुर, अमल, लवण नहीं होता, कटु, तिक्त, कषाय, ये 5 रस होते हैं लवण को छोड़कर। 6 रस हमारे शरीर में है, 6 रस खाने में है। और ये जो 6 रस हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, वो मधुर रस स्क्रीट करता है, मधुर। तो इसीलिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मधुर रस के खाने से करना चाहिए। इसीलिए हमें रोटी या कोई भी मीठी चीज से शुरुआत करेंगे तो वो एंजाइम्स ज्यादा स्क्रीट होंगे और खाने का पाचन जल्दी होगा। फिर आता है अमल, स्टमक में जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सब बच्चों को पता है, सभी को पता है कि कॉमन के एसिड बनता है। तो मधुर, अमल, अमल रस भी इंपॉर्टेंट है। मधुर, अमल, लवण, लवण रस, जब हमारा खाना छोटी आंत की शुरुआत में जाता है तो लवण रस के ही एंजाइम्स रिलीज होना शुरू होते हैं। कटु, तिक्त लिवर के अंदर मिलता है। इसीलिए कोई किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो हरड़ खा लो, किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो कोई भी लिवर टॉनिक ले लो। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी द्रव्य हैं वो सब तिक्त और कटु रस के, इसीलिए वो लिवर में फायदेमंद होता है। तो हरड़, अगर आप एक हरड़ लेते हैं तो इट मीन्स कि आप 5 रस ऑटोमेटिकली प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पाचन की प्रॉब्लम है, इवन की डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, त्वचा की प्रॉब्लम है, उन सब का एक ही इलाज है हरड़। और लेकिन हरड़ को लेने का तरीका आपको आना चाहिए। हरड़ ले लिया तो लिवर का कोई बीमारी नहीं, आंतों का कोई बीमारी नहीं, पेट का कोई बीमारी नहीं, स्किन का कोई बीमारी नहीं। क्योंकि हरड़ का एक और भी खास काम होता है कि जो आंतों में पड़ा हुआ सड़ जाता है जो मल, उसको वो पकाकर निकालता है। अमलतास होता है ना, वो तो अगर आप दे दो तो ठीक है, अमलतास से तो लूज मोशन लग जाएंगे, है ना। लेकिन हरड़ को अगर आप डेली प्रयोग करते हैं तो फ्रेशनेस आती है। रसायन बोला गया है, अमृता बोला गया है कि हरड़ को अगर आप लेते हैं, पहले की माएं, पता भी होगा कि पहले की माएं हरड़ देती थी तो बच्चों को किसके देती थी, लेकिन अभी इसको मॉडर्न तरीके से हम लेना सीख सकते हैं। एक हरड़ तोड़ी, उसको रात को कांच के बर्तन में भिगोया और सुबह उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा उसको निकालो और उसमें आधा गिलास गर्म पानी मिला और पी जाओ। सुबह हर एक को पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए पानी मॉर्निंग में उठकर? क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी सारी शरीर की कोशिकाएं काम करती हैं। कोशिकाएं जब काम करने लगती हैं तो वो जो मल भाग है उसको एक तरफ निकालना शुरू कर देती हैं, फिल्टर करना शुरू करती हैं। आंत में, नीचे रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है मल, आंख में इकट्ठा हो जाता है, नाक में इकट्ठा हो जाता है, मुंह में इकट्ठा हो जाता है। और मॉर्निंग में हमें उसको क्लीन करना होता है, सफाई करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहला दिमाग उठते दिमाग में जाता है चाय बना लो, बस और कुछ नहीं, पानी पीना है नहीं पीना है, भूल गए। 70% इस धरती के ऊपर पानी है, 70% हमारे शरीर में पानी है। एक ही फॉर्मूला है, 70% तो बॉडी को ठीक रख सकते हो,